हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है वॉनाबी। एपिसोड की शुरुआत में हम सुपर टॉक नाम के एक शो को ऑन एयर होता हुआ देखते हैं, जहाँ की गेस्ट थी सुपर मॉडल ये जिंग। और शो की होस्ट ये जिंग के आने से पहले उसकी काफ़ी तारीफ कर रही थी, उसकी विनिंग्स के बारे में भी ऑडियंस को बता रही थी, जिस पर ऑडियंस के भी कई सारे ओपिनियंस थे कि मॉडल का करियर सिलेक्ट करने से अच्छा तो एक्टर बन जाना है। यानी कि ये शो ये जिंग के लिए काफ़ी टफ होने वाला था। तभी स्टेज पर एंट्री होती है सुपर मॉडल ये जिंग की, जहाँ पर अब होस्ट ये जिंग से सवाल करना शुरू करती है। पहले तो वो बहुत ही स्वीट वे में उससे बात कर रही थी, पर धीरे धीरे वो ये जिंग की पास्ट लाइफ के बारे में बात करने लग जाती है कि 3 साल पहले ये जिंग का कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में वो पूरी तरीके से डिसेबल हो गई थी, लेकिन 3 साल बाद उसने अपना कमबैक किया। और अब ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर 3 साल पहले क्या हुआ था और ये जिंग अब 3 साल बाद भी उस एक्सीडेंट को लेकर क्या सोचती थी, क्योंकि कुछ लोगों का यही कहना था कि ये जिंग को अब भी एंजाइटी अटैक्स आते हैं और वो अपने शो से भागकर भी चली जाती है। जो सब सुनकर ये जिंग के असिस्टेंट सीमिन और उसका एजेंट वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी ने यीजिंग के सामने उसके एक्सीडेंट की बात कर ली तो उसका क्या होगा। तब यीजिंग जवाब में होस्ट को बोलती है कि वो शोज अटेंड करना इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पर सिर्फ गॉसिप्स और र्यूमर्स डिस्कस होते हैं। और शायद वो सही भी थी, क्योंकि सभी लोग उसके प्लेन और सिंपल से एक्सीडेंट को इतना ज़्यादा ड्रामेटिक बनाकर खुद के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। जिस बीच होस्ट एक बार फिर यीजिंग को अनकंफर्टेबल करने के लिए कहती है कि अगर ऐसा ही है तो यीजिंग सभी लोगों को सच क्यों नहीं बता देती। ये सुनते यीजिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सरकास्टिक वे में होस्ट से ही पूछ लेती है कि अगर उन्हें बातें क्लियर करनी है तो होस्ट अपनी 4 शादियों के बारे में सबको क्यों नहीं एक्सप्लेन करती है। ये सुनते ही अब होस्ट की सारी बातें उस पर ही भारी पड़ जाती है और होस्ट को शो वहीं पर एंड करना पड़ता है, जहां वो यीजिंग से आखिरी सवाल करती है कि वो अपनी रोल मॉडल किसे मानती हैं और वो लोगों को इस बारे में क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो यीजिंग ऑडियंस को बस यही कहती है कि रोल मॉडल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, सभी लोगों को अपने आप पर यकीन करना चाहिए और अपना ट्रू सेल्फ बनकर रहना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक फिश मार्केट पर, जहाँ पर सभी लोग एक लड़के की बहुत तारीफ कर रहे थे और उसकी शॉप पर भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि वो लड़का था जियाफान, जो कि उस मार्केट में सबसे यंग और हैंडसम फिश मॉन्गर था। उस एरिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की उसे उसकी शॉप पर प्रपोज करने के लिए गई हुई थी कि अगर जियाफान उसके साथ फ्रांस चलेगा तो वो उसे 3 सालों में एक फेमस शेफ बना देगी और उसे रिच बना देगी। लेकिन तभी जियाफान को अपनी फ्रेंड दोंग का कॉल आ जाता है। दोंग उसे एक पार्सल जल्दी से उसके पास डिलीवर करने के लिए कहती है, जिस पर वो हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम शूटिंग लोकेशन को देखते हैं, जहाँ पर एक फैशन ड्राम फॉक शूट होने वाला था। यीजिंग भी वहाँ पर एज अ शो स्टॉपर आई थी, जहाँ वो कुछ मॉडल्स को वॉकिंग टिप्स भी देती हैं। तभी उसे चेंजिंग रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और सीमिन बताती है कि वो लड़की यूनिंग है, जो कि कब से अपने कोवर्कर और स्टाइलिस्ट पर चिल्ला रही है क्योंकि वो उसकी ड्रेस अब तक लेकर नहीं आए हैं। लेकिन शुभो यहाँ पर यीजिंग को इन बातों पर ध्यान देने से मना करता है। दूसरी तरफ यूनिंग असल में दोंग पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने अभी तक उसकी ड्रेस नहीं मंगवाई थी। तभी जियाफान पार्सल लेकर आ जाता है। असल में दोंग ने झूठ बोला था कि उसकी ड्रेस डिलीवरी गाय टेलर से लेकर आ रहा है, जबकि ड्रेस तो दोंग के पास थी और वो बस शूटिंग लोकेशन पर लेकर आना भूल गई थी। जियाफांग अब यहाँ से पार्सल देकर जाने लगता है, पर यूनिंग उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो किसी भी एंगल से डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर से फिशेस की स्मेल आ रही है और वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल भी था, जिसकी वजह से अब जियाफान को भी गुस्सा आ जाता है। वो यूनिंग से आर्ग्यू करने लग जाता है कि वो तो ब्यूटीफुल भी नहीं है और फिर भी मॉडल है। इसकी वजह से यूनिंग चिल्लाने लग जाती है कि वो दोनों को जॉब से फायर कर रही है और उन दोनों की आवाज़ सुनकर यीजिंग वहाँ पर आ जाती है, जो कि बस यूनिंग को समझा रही थी कि उसे आउटसाइडर से ठीक से बिहेव करना चाहिए, वरना वो उनके बारे में यही सोचेंगे कि सारी मॉडल्स बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड होती हैं। जो सुनकर यूनिंग की और भी ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले से यीजिंग से जेलस फील करती थी, क्योंकि यीजिंग उससे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। इसीलिए जब यीजिंग वहाँ से जा रही होती है तो वो उसके स्लीपर्स पर पैर रखकर उसे नीचे गिरा देती है और यीजिंग की नीज में चोट लग जाती है। पर यह बात तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जैसे यीजिंग नीचे गिरी थी तो उसके हाथ से गलती से एक कैंडल भी कपड़ों पर गिर गई थी और उन सब की कॉस्ट्यूम जलने वाली थी, जो देखकर सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। कुछ हद तक तो उन्होंने कॉस्ट्यूम को बचा लिया था, लेकिन तभी जियाफान बाहर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाता है और वो उन कॉस्ट्यूम्स पर उन्हें स्प्रे करने वाला था, जिससे कि सारी कॉस्ट्यूम खराब हो सकती थी। इसलिए यीजिंग उसे रोकने के लिए बीच में आ जाती है, तो जियाफान अब उसके ऊपर ही स्प्रे कर देता है। इसकी वजह से यीजिंग की कॉस्ट्यूम भी खराब हो जाती है और उसे जियाफान पर भी गुस्सा आ जाता है।
इसके बाद अब जियाफान डोंग के साथ बाहर बैठा हुआ था। तभी शो डायरेक्टर आकर जियाफान से पूछता है कि क्या उसने कभी मॉडलिंग की है या फिर क्या वो कभी रैंप वॉक के लिए गया है, क्योंकि उनका एक मॉडल शो के लिए नहीं आया था और उन्हें सेम उसी मॉडल की हाइट और फिजिक जैसा ही कोई लड़का चाहिए था। इसकी वजह से वो जियाफान को इस स्टेज पर भेजने का सोचते हैं, लेकिन इस पर यीजिंग एग्री नहीं करती। वो कहती है कि इतने डल और अनप्रोफेशनल लड़के को स्टेज पर नहीं भेज सकते। जो सुनकर जियाफान बोलते हैं कि वो कोई अनप्रोफेशनल नहीं है और मॉडलिंग कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि उसे स्ट्रेट फेस लेकर ही तो रैंप वॉक पर चलना है ना, जो कि ऑनलाइन सीखकर कोई भी कर सकता था। इस पर अब यीजिंग जियाफान को इस स्टेज पर भेजने के लिए एग्री कर देती है ताकि उसे रियलाइज करवा पाए कि वो मॉडल्स को लेकर कितना ज़्यादा गलत है। फिर स्टाइलिस्ट जियाफान को रेडी करने लग जाते हैं और शुभो उसे टिप्स भी दे रहा था कि उसे किस तरीके से वॉक करनी है। जो सब सुनकर जियाफान और भी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन तभी डोंग उसे मोटिवेट करती है कि वो वैसे भी बचपन से ही मॉडल बनना चाहता था, तो अब उसे मौका मिल रहा है तो वो अपना लक क्यों नहीं ट्राई करता। जिसके बाद अब शो शुरू होता है और सारे मॉडल्स काफ़ी अच्छे से वॉक करते हैं। फिर बारी आती है जियाफान की, जहाँ वो वॉक करना स्टार्ट करता है जैसे उसे सिखाया गया था कि उसे स्ट्रेट लाइन में ही वॉक करना है, वो वैसे ही कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम भी उसे इसी तरीके से वॉक करना सिखाती थी, क्योंकि उनका भी यही ड्रीम था कि जियाफान बड़ा होकर सुपर मॉडल बने। जिसे याद करके जियाफान काफ़ी अच्छी वॉक कर रहा होता है, लेकिन वापस जाते वक्त वो अपने शूज़ की वजह से स्टेज पर गिर जाता है और उसे सब कुछ ब्लर दिखने लग जाता है। पर तभी डोंग बैक स्टेज से उसे उठने का इशारा करती है और जियाफान उठकर अपने शूज़ हाथ में लेकर वॉक कंप्लीट करता है। सभी लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, जहाँ बैक स्टेज में आने के बाद भी सब उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और जियाफान काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ सेमिन और शुभो भी जियाफान की तारीफ कर रहे होते हैं। वो आज के सक्सेसफुल शो के बाद यीजिंग को भी उनकी सेलिब्रेशन पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं, पर वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर मॉडलिंग एजेंसी की प्रेसिडेंट मिस लिंग आती हैं, जो कि यीजिंग से जियाफान के बारे में बात करने के लिए आई थी, क्योंकि उसने स्टेज पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। पर यीजिंग उसे बताती है कि वो तो सिर्फ एक आउटसाइडर है और उसे किसी और की जगह पर रिप्लेस किया गया था। फिर मिस लिंग यीजिंग को आज के इंसिडेंट के बारे में पूछती है और समझाती हैं कि यीजिंग अब 29 साल की हो गई है और उसके पास मॉडलिंग के लिए अब कुछ ही साल बचे हैं, तो उसे लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। यीजिंग फिर अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और पार्किंग में जाते टाइम उसे लिफ्ट में वापस से जियाफान मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि आज उसने कैसा परफॉर्म किया। तो वो उसे बोलती है कि वो सिर्फ लकी है कि उसे एक बार स्टेज पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि वो तो उसे अपनी लाइफ में कभी भी देखना नहीं चाहती थी। इसके बाद यीजिंग पार्किंग में चली जाती है और वहाँ पर एक रिपोर्टर उसे रोक लेता है। वो उसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता है, लेकिन यीजिंग अपने फ़ोन में उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में वही रिपोर्टर ड्रंक होकर उसे अब्यूज़ कर रहा था और उसके ऊपर गलत स्टेटमेंट दे रहा था, जिससे कि यीजिंग उसे वार्न करती है कि अगर उस रिपोर्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देगी, क्योंकि उसके पास अच्छे खासे एविडेंस भी थे। लेकिन जैसे यीजिंग अपनी कार लेकर वहाँ से जाने वाली होती हैं, तो वो रिपोर्टर उस पर अटैक कर देते हैं और उसका फ़ोन छीनकर रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाला था। लेकिन तभी जियाफान वहाँ पर आ जाता है, जो कि यीजिंग को बचाकर उस रिपोर्टर को अच्छा सबक सिखाता है और वहाँ से भगा देता है। फिर वो यीजिंग के पास जाता है, लेकिन वो कार से निकलकर उसके ऊपर गिर जाती है और अपने हॉस्पिटल का नाम बताकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम यीजिंग के बारे में कुछ बातें जान पाते हैं कि असल में वो दुनिया के सामने तो एक बहुत ही ग्लैमरस लाइफ जीती है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते थे, क्योंकि भले ही लोग मॉडलिंग को एज अ करियर वैल्यू नहीं किया करते थे, लेकिन यीजिंग को अपनी इस जॉब में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो आज फेमस थी तो कल भी फेमस रहेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। इसकी वजह से यीजिंग हमेशा परफेक्ट बनी रहने की कोशिश करती थी, लेकिन ये सब तब खराब हो गया जब उसका एक्सीडेंट हुआ और यीजिंग अपने हॉस्पिटल बेड से उठ भी नहीं सकती थी। लेकिन उसने मिस लिन को किसी से कॉल पर ये कहते हुए ज़रूर सुना था कि वो किसी भी तरीके से यीजिंग को वापस से स्टेज पर लाकर ही रहेगी और वो उसका फ्यूचर बिगड़ने नहीं देगी। यही वजह थी कि यीजिंग अपने कमबैक के बाद भी इतना हार्डवर्क कर रही थी। सीना वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जियाफान कार ड्राइव करके यीजिंग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। तभी यीजिंग को होश आ जाता है। वो देखती है कि उसका पूरा मेकअप उतर चुका है, तो जल्दी से अपना टचअप करने लग जाती है, जो देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो यीजिंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहाँ पर नर्स जियाफान को एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए बुलाती है और उसे किसी फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर चाहिए थे। तो नर्स को बताता है
कि वो तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, इसलिए वो यीजिंग को यहाँ पर लेकर आया। पर नर्स उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। यानी कि अब यीजिंग को हॉस्पिटल से घर सेफली पहुंचाना भी जियाफांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए वो ट्रीटमेंट के बाद यीजिंग से मिलने के लिए अंदर जाता है। वो चुपके से डॉक्टर और यीजिंग की सारी बातें सुन लेता है कि डॉक्टर यीजिंग को वार्न कर रही होती है कि उसे अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं करना चाहिए कि वो वापस से इंजर्ड हो जाए। जहाँ यीजिंग भी डॉक्टर को बताती है कि उसके पास वैसे भी अब मॉडलिंग के लिए कुछ ही साल बचे हैं, तो वो रिस्क लेना चाहती है। और डॉक्टर के जाने के बाद यीजिंग अकेले ही अपने घर जाने लगती है, जबकि उसका पैर अब भी दर्द कर रहा था। इसलिए जियाफान उसे रोकता है और बोलता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, लेकिन वो उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो मानती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करे। इसलिए वो जियाफान को उसके मैटर से दूर रहने के लिए कहती है और आज जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाने के लिए बोलती है। इस पर वो भी जवाब देता है कि उसे ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है, पर वो यीजिंग जैसी ज़्यादा बोलने वाली और खुद को ओवर स्मार्ट समझने वाली लड़की से दूर ही रहता है। इसीलिए वो बस उसको उसकी मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम योनिंग और मो को देखते हैं, जहाँ पर योनिंग अब भी यीजिंग की बुराई कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से मिस लिन वहाँ पर आ जाती है और योनिंग को हमेशा यीजिंग से दूर रहने के लिए कहती है। फिर वो मो से भी बात करती है। असल में मो भी अपनी एज को लेकर अब इनसिक्योर था। वो मॉडलिंग छोड़कर अपना बार संभालना चाहता था। इसकी वजह से मिस लिन उसे नाराज थी, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा था और उसने एक न्यू कमर को भी रैंप पर आने का मौका दिया था, जबकि वो भी ज़्यादा मेहनत करके आज 2 बार स्टेज पर आ सकता था। इस पर मोबी मिस लिन को कुछ भी नहीं कह पाता और मिस लिन घर जाते जाते अपनी एजेंसी में कॉल करके जियाफान की हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि जियाफान जब घर पर जाता है तो उसके डैड उसके लिए डिनर बना रहे होते हैं। जियाफान अपने डैड को स्टोव से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसके डैड को एक डिजीज़ थी जिसमें उन्हें कभी कभी सब कुछ ब्लर नजर आता था। फिर ये दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और जियाफान अपने आज के एक्सपीरियंस के बारे में भी उन्हें बताता है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो जो भी करना चाहे कर सकता है, पर उसे हॉस्पिटल जाकर अपने टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जियाफान को भी वही डिजीज अपने डैड से ना मिल गई हो। अगले दिन फिर जियाफान एक बहुत ही बड़े ऑर्डर के लिए मॉडलिंग एजेंसी में सी फूड डिलीवर करने जाता है। असल में ये ऑर्डर उसके अच्छे सी फूड की वजह से नहीं मिला था, बल्कि मिस लिन ने उसे पूरी प्लानिंग से वहाँ पर बुलाया था। वो जियाफान को याद दिलाती हैं कि उसने उसको शो में देखा था, जहाँ वो उससे पूछने लग जाती हैं कि उसे स्टेज पर जाकर कैसा फील हुआ और क्या उसने पहले भी कभी मॉडलिंग की है, क्योंकि स्टेज पर जाते वक्त एक्सपीरियंस मॉडल भी कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, पर जियाफान बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन जब मिस लिंग उसे आगे भी इसके बारे में सोचने के लिए कहती हैं तो मॉडलिंग को लेकर सीरियस नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। उसकी नज़र बाहर लगे पोस्टर पर जाती है, जो कि एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट का था। मिस लिंग चाहती थी कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहकर जियाफान को उस कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी कराने के लिए कहती है, लेकिन जियाफान उसकी बात नहीं सुनता और वॉशरूम चला जाता है, जहाँ वो मिरर में देखकर खुद की तारीफ कर रहा था कि वो कितना हैंडसम है कि अब बड़े बड़े लोग भी उसे मॉडलिंग ऑफर कर रहे हैं। तभी उसे वॉशरूम में मो भी मिल जाता है। वो मो को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने यीजिंग आ जाती है। वो जियाफान से बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जियाफान उसे बोलती है कि वो किसी काम से आया था। ये सुनते यीजिंग उसे बोलने लग जाती है कि वो यीजिंग का पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गया और वो ज़रूर उसकी वीकनेस जानने के बाद उसे ब्लैकमेल करेगा और जॉब डिमांड करेगा। जो सुनकर जियाफान को भी गुस्सा आ जाता है। वो यीजिंग से बोलता है कि वो इतनी भी चार्मिंग नहीं है कि जियाफान उसके पीछे आएगा। और रही बात ब्लैकमेल करने की, तो यीजिंग के बारे में सब कुछ इंटरनेट पर वैसे भी अवेलेबल था और उसे जो भी टाइटल दिए गए थे कि वो रोल मॉडल है और एक वॉरियर है, वो सब भी उसकी एजेंसी ने ही वायरल किए थे ताकि यीजिंग का कमबैक हो पाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब यीजिंग जब एजेंसी में जाती है तो उसे शुबो और सीमिन से पता चलता है कि जियाफान सच में वहाँ पर अपने काम के लिए ही आया था, पर मिस लिंग ने उसे अप्रोच किया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस वजह से यीजिंग काफ़ी इरिटेट होने लग जाती हैं। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वापस से जियाफान की बाइक के सामने चली जाती हैं और उसे रोककर उसके कानों में बहुत कुछ बोलती हैं कि वो नॉन डिजर्विंग है और वो उसे कभी भी नहीं देखना चाहती। जिसके बाद जियाफान घर चला जाता है। दूसरी तरफ यीजिंग मिस लिन से पूछती है कि उसने जियाफान को चांस क्यों दिया, क्योंकि वो तो मॉडलिंग ठीक से जानता भी नहीं है। तो मिस लिन उसे जियाफान के बारे में बताती हैं कि असल में वो मॉडलिंग बनकर अपनी
अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करना चाहता था क्योंकि उसकी मॉम भी मॉडल बनना चाहती थी। पर उसकी मॉम की डेथ की बात से ही जियाफान ने कॉलेज भी छोड़ दिया और वो बस अपने बीमार डैड का ख्याल रखता है। जहाँ हम जियाफान को भी अपने डैड से बात करता हुआ देख पाते हैं। वो उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर उसकी मॉम ने अपने ड्रीम पर गिव अप क्यों कर दिया था, पर उसके डैड उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। जियाफान फिर फिश कट करते करते वो सब कुछ सोचने लग जाता है कि अगर वो मॉडल बन जाएगा तो क्या होगा और उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपने आप को प्रूव करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और जियाफान पूरी ज़िंदगी सिर्फ फिशमॉन्गर बनकर नहीं रह सकता था। यही सोचते सोचते उसके हाथ पर चाकू से भी कट लग जाता है। अगले सीन में जियाफान अपने रूम में होता है। वो अपने शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तभी वो ऑनलाइन यीजिंग के बारे में पढ़ने लग जाता है। उसे समझ में आता है कि यीजिंग उतनी रूड क्यों थी, क्योंकि लोग उसे कुछ ज़्यादा ही ट्रोल करते थे और वो चुप नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उसे भी इतना एरोगेंट बनना पड़ा। दूसरी तरफ यीजिंग भी अपने घर पर होती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। इसकी वजह से वो अपनी कैट से बात करते करते बाथटब में ही सो जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जियाफान जब फूड डिलीवरी करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे दिंगचन मिल जाता है, जो कि वही मॉडल था जिसके पैर पर फायर एक्सटिंग्विशर गिरने की वजह से वो वॉक नहीं कर पाया था और उसके रिप्लेसमेंट में जियाफांग ने परफॉर्म किया था। जियाफांग उसे सॉरी करने के लिए अपने साथ लंच करने के लिए भी लेकर जाता है और उसने बहुत सारा सी फूड मंगवाया था जिसे दिंगचन तो खा ही नहीं सकता था। वो दिंगचन से पूछता है कि वो मॉडलिंग में कितना अर्न करता है। तब वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो अपनी बॉडी और अपने फेस को लेकर बहुत ही सीरियस है। इसकी वजह से उसकी फेस वैल्यू भी ज़्यादा है और वो अच्छा खासा अर्न कर लेता है। वो ये भी कहता है कि उसी की वजह से जियाफान को स्टेज पर जाने का मौका मिला, तो जियाफान को फेवर तो रिटर्न करना ही चाहिए। लेकिन तभी जियाफान को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और बिल भी पे किए बिना वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में जियाफान के डैड दिखाई ना देने की वजह से गिर गए थे और दोंग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। दोंग यहाँ पर जियाफान को शांत करने लग जाती हैं कि उसके डैड को ज़्यादा चोट नहीं आई है और जियाफान को अब एक केयर गिवर रख लेना चाहिए, क्योंकि वो दिन में अपने डैड के साथ घर पर नहीं होता था। तब वो उसे बताता है कि वो या तो जल्दी मॉडलिंग ज्वाइन करने वाला है या फिर शेफ ट्रेनिंग लेने वाला है, क्योंकि उसे अपने डैड के लिए कुछ तो करना ही था। वो बस फिशमॉन्गर बनकर नहीं रह सकता था। दोंग भी यहाँ पर उसे सपोर्ट करने की बात करती है और बताती है कि अगर जियाफान मॉडलिंग करेगा तो दोंग अपने कनेक्शन लगाकर उसकी मदद ज़रूर करेगी। दूसरी तरफ हम दिंगचन को देखते हैं, जो कि सारा फूड पार्सल करवा कर एजेंसी आ गया था। वो यीजिंग को बता रहा था कि आज वो जियाफान से मिला और जियाफान अर्जेंटली हॉस्पिटल चला गया। इसकी वजह से यीजिंग जियाफान का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म से उसका नंबर भी निकाल लेती है और उसे मैसेज करती है कि उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीत नहीं सकता। ये देखकर जियाफान भी उसे रिप्लाई करता है कि उसने उसकी फाइटिंग स्पिरिट को चैलेंज कर दिया है, तो वो पार्टिसिपेट भी करेगा और जीतेगा भी। जो सुनकर यीजिंग उसे कॉल करने लग जाती है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता। इसकी वजह से यीजिंग सीधे फिश मार्केट ही चली जाती है, जहाँ पर वो चुपके से जियाफान को काम करते हुए देखती हैं। काम करते करते वो वॉक करने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे मिलने के लिए शू आ जाती है, जिससे कि यीजिंग पहले से ही जानती थी, इसीलिए वो उन दोनों की बातें सुनने लग जाती हैं। शू यहाँ पर जियाफान से कह रही थी कि अगर जियाफान अपने डैड को छोड़कर नहीं आ सकता है तो अपने डैड को भी फ्रांस लेकर चल सकता है, लेकिन जियाफान उसे मना कर देता है क्योंकि उसके डैड की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और वो उनका ख्याल रखना चाहता था, जो सब कुछ यीजिंग सुन रही थी। लेकिन तभी कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और उसका नाम चिल्लाने लग जाते हैं। इसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती हैं और शू यीजिंग का नाम सुनकर जियाफान को बताती हैं कि यीजिंग 3 साल पहले उसके डैड की पार्टी में स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से ही शू और यीजिंग एक दूसरे को जानते थे और शू ये भी जानती है कि यीजिंग काफ़ी स्वीट और काइंड हार्टेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीजिंग लोगों से बचकर भाग रही थी। वो मार्केट के अंदर खो गई थी, तो जियाफान उसे अपने साथ एक स्टोर रूम के अंदर बंद कर देता है। यहाँ पर भी यीजिंग वापस से बैड एटीट्यूड के साथ जियाफान को बोलने लग जाती हैं कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन तभी जियाफान उसे चुप कर देता है और बोलता है कि उसने 2 बार यीजिंग की हेल्प की है, तो यीजिंग को चुप ही रहना चाहिए, ना कि बार बार उसकी इंसल्ट करनी चाहिए। जहाँ वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेगा और वो यीजिंग को उसकी फील्ड में हरा भी देगा, तो यीजिंग उसके लिए तैयार रहे। अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे आज नहीं बचाएगा और लोगों को यीजिंग की लोकेशन बता देगा। इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती। जियाफान अब दोंग को कॉल करके अपना डिसीजन बता देता है कि वो मॉडलिंग को चूज़ करेगा और कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। दोंग उसे बोलती हैं कि वो एक ही शर्त पर उसकी हेल्प करेगी
और वो शर्त ये थी कि अगर जियाफान फेमस हो गया तो वो डोंग को ही अपनी पर्सनल स्टाइलिस्ट बनाएगा। इस पर वो भी हाँ कर देता है और अब डोंग उसे कुछ बेसिक स्टेप्स बताती हैं कि उसे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं और किस तरीके की डाइट फॉलो करनी है। फिर जियाफान शुभो के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेनिंग दे, पर शुभो मना कर देता है क्योंकि कंपटीशन को सिर्फ 2 महीने ही बाकी थे और इतनी जल्दी वो उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता था। जियाफान अब यहाँ पर उसे याद दिलाता है कि शुभो ने ही तो उसे शो के अंदर अपना कार्ड दिया था और क्रैश कोर्स के बारे में बताया था, जिसके साथ साथ अगर वो जियाफान को ट्रेनिंग देगा और बाई चांस जियाफान वो कंपटीशन जीत गया तो शुभो की ट्रेनिंग स्कूल के बारे में सभी लोग बात करने लग जाएंगे। शुभो को और भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जो सुनकर वो भी उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम येजिंग को सिमिन के साथ देखते हैं। जब येजिंग शुभो के बारे में पूछती है तो सिमिन झूठ बोलती है कि वो अपनी आंटी के बर्थडे में गया है, जिससे कि येजिंग सिमिन को कॉफी बनाने के बहाने बाहर भेज देती है और सबसे पहले अपनी पेन किलर लेती है क्योंकि उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद वो चुपके से सिमिन का फोन चेक कर लेती है, जिसमें शुभो ने मैसेज करा था कि वो येजिंग को जियाफान की ट्रेनिंग के बारे में भूल कर भी ना बताए, जहाँ वो ये भी बता देता है कि वो अभी किस लोकेशन पर है। इसलिए येजिंग उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ शुभो जियाफान को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी येजिंग वहां पर आ जाती है जो कि शुभो को रोक देती है। वो उसे बोलती है कि वो एक अनलाइसेंस स्कूल चला रहा है तो वो उसकी कंप्लेन कर देगी, जिससे कि जियाफान उसे बोलता है कि वो बाहर चली जाए क्योंकि वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। ये सुनते ही येजिंग उसके अपीयरेंस के बारे में बोलती है कि वो किसी भी तरह से मॉडल नहीं बन सकता है, फिर भले ही उसे कोई भी ट्रेनिंग करा ले। इस पर जियाफान उसे चैलेंज करता है कि अगर ऐसा ही है तो जियाफान उसे ट्रेन क्यों नहीं करती, क्योंकि वो सुपर मॉडल थी और येजिंग की तरह जियाफान भी फेम और पैसा चाहता था। येजिंग भी अब यहाँ पर उसे ट्रेन करने के लिए मान जाती है और उसे आंखें बंद करने के लिए बोलती है। जियाफान उसे ट्रस्ट करके आंखें तो बंद कर देता है, पर येजिंग बस उसके बाल काट कर वहां से चली जाती है, यानी कि वो उसे ट्रेन नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे डिजर्विंग समझती थी। इसकी वजह से जियाफांग उसे एक बार फिर से रोककर पूछ लेता है कि वो बार बार उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही है और जियाफान ने उसके साथ क्या किया है। तो वो उसे बोलती है कि वो बस उसे अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वो उसकी वीकनेस जानता है, लेकिन जियाफान को उन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था। वो येजिंग से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसका पास डिस्कस नहीं करेगा और येजिंग अगर 3 साल बाद अपने कार एक्सीडेंट के बाद भी कमबैक कर सकती है तो जियाफान भी मॉडल बन सकता है। वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए भी तैयार है। यही सब चीजें बोलकर वो येजिंग को सोचने पर मजबूर कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि जब जियाफान घर पर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे येजिंग का एक बिलबोर्ड दिखता है। उसे देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सोचने लग जाता है कि उस बिलबोर्ड पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल कर उसे तोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता और बस येजिंग के फेस पर कैट बनाकर चला जाता है। फिर येजिंग भी उसी रास्ते से क्रॉस होती है और जब उसे शुभो का कॉल आता है तो शुभो बताता है कि वो येजिंग के लिए जियाफान को ट्रेन नहीं करेगा, लेकिन येजिंग उसे जियाफान को ट्रेन करने के लिए कहती है और बस वो इन्वॉल्व ना हो जाए ये देखने के लिए कहती हैं, जहाँ वो उस बिलबोर्ड को भी देख लेती हैं। इधर जियाफान ने येजिंग की बातों को चैलेंज में लिया था, इसीलिए वो सबसे पहले तो खुद ही अपना हेयर कट कर देता है। फिर वो पूरी रात मॉडल्स और मैगजीन्स को देखता है कि उसे किस तरीके से पोजेस करने चाहिए और किस तरह से खुद को ड्रेसअप करना चाहिए। अगले दिन फिर वो अपने पोर्टफोलियो के लिए फोटोशूट पर जाता है। वो वहाँ पर बहुत सारे पोजेस दे रहा था, लेकिन मैगजीन वाले मॉडल्स को कॉपी करके असल में वो कॉपी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ थी। इसीलिए फोटोग्राफर भी उसे थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और डोंग उसे समझाती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए। इसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। उसके पास वाले हॉल में भी एक फोटोशूट हो रहा था जहाँ पर येजिंग मॉडल थी। वो काफ़ी अच्छी और कॉन्फिडेंट तरीके से पोज दे रही थी। उसे देखकर जियाफान वहाँ से जाने लगता है, पर येजिंग उसे रोक लेती है और बोलती है कि उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, जियाफान तो हेयर कट के बाद वैसा ही लग रहा है। वो उसे समझाने लग जाती है कि उसे अपने पोर्टफोलियो में फेल नहीं होना चाहिए क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट था कंपटीशन के लिए। जो सुनकर जियाफान वहाँ से चला जाता है और वो वापस से नर्वस होकर पोज कर रहा था, लेकिन तभी येजिंग वहाँ पर आ जाती है। वो सबसे पहले जियाफान के कपड़े ठीक करती है और उसे बताती है कि उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना होगा और सबसे मेन उसकी आंखें हैं जिससे उसे बोल्ड एक्सप्रेशंस देने होंगे। इस पर जियाफान उससे पूछते हैं कि वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है,
तो येजिंग उसे कहती है कि उसने ही तो बोला था ना कि वो येजिंग को अपनी इंस्पिरेशन मानता है क्योंकि उसने इतना कुछ हासिल किया था। तो येजिंग अब उसे इस तरीके से ह्यूमिलेट होते हुए और खुद की इंसल्ट करवाते हुए नहीं देख सकती थी क्योंकि येजिंग को कभी किसी ने ह्यूमिलेट नहीं किया। इसके बाद अब जियाफान पोज देता है जो कि काफ़ी अच्छे थे। ये देखकर येजिंग के साथ साथ मो भी काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। फिर मो येजिंग से पूछता है कि वो जियाफान की इतनी हेल्प क्यों कर रही है और उसे तो कंटेस्टेंट के साथ न्यूट्रल रहना चाहिए। तो येजिंग उसे बताती है कि जियाफान बिल्कुल मो की तरह है क्योंकि जब मो भी उनकी एजेंसी में नया आया था तो उसका भी एटीट्यूड कुछ उसके जैसा ही था। वो अब यहाँ पर बोलते हैं कि येजिंग ने मो की हेल्प एजेंसी में आने के लिए की थी, तो क्या वो जियाफान को भी एजेंसी में लेकर आना चाहती है। इस पर वो क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि मो को यूनिंग के साथ थोड़ा सा काम करना चाहिए क्योंकि वो भी उसकी तरह डम होता जा रहा था। दूसरी तरफ दोंग बहुत खुश थी क्योंकि खुद येजिंग ने जियाफान की हेल्प की थी। तभी दोंग की नज़र उस बिलबोर्ड पर जाती है जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है कि आखिर किसने येजिंग का फेस खराब किया है, इसीलिए वो उसे क्लीन करने लग जाती है और जियाफान भी उसकी हेल्प करता है क्योंकि ये सब उसे ने किया था और आज येजिंग ने उसकी हेल्प की थी, इस वजह से उसे एज एन अपॉलॉजी करना ही था। जब वो दोनों उसे क्लीन कर देते हैं तो येजिंग की ब्यूटी फेस को वहीं पर खड़े होकर देखने लग जाते हैं। तब येजिंग वहीं से क्रॉस होती है। तब वो जियाफान को देखती है कि वो उसके ही बिलबोर्ड को देख रहा है तो वो काफ़ी खुश होती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जियाफान पोर्टफोलियो राउंड में पास हो जाता है। फिर वो स्किल राउंड के लिए तैयारी करने लग जाता है जहाँ वो गिटार भी सीख रहा था और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन स्किल राउंड था। काफ़ी कंटेस्टेंट यहाँ पर तैयारी करके आए थे जहाँ जियाफान भी अपनी बाइक लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे दिखना बंद हो जाता है, इसीलिए उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ से एक लड़का क्रॉस होता है। वो जियाफान को बेहोश देखकर उसे होश में लेकर आता है। जियाफान वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए इंजर्ड होने के बाद भी वो ऑडिशन के लिए चला जाता है जहाँ उसके ग्रुप ने अच्छे से परफॉर्म भी कर लिया था और येजिंग बस वेट ही करती रह गई कि वो क्यों नहीं आया। तभी जियाफान वहाँ पर अपने प्रॉप्स के साथ में आ जाता है। वो सभी लोगों से सॉरी कहता है और ये भी बताता है कि भले ही वो उसे सिलेक्ट ना करे क्योंकि वो लेट है, लेकिन उन लोगों को जियाफान की परफॉर्मेंस ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि वो फुली प्रिपेयर होकर आया था, इसीलिए उसे एक मौका दे दिया जाता है जहाँ वो अपना गिटार निकालता है। पर एक्सीडेंट की वजह से उसकी स्ट्रिंग्स भी टूट गई थी, इसीलिए वो अपना सेकेंड ऑप्शन यानी कि कॉफ़ी मेकिंग यूज़ करता है जहाँ वो सबके लिए कॉफ़ी बनाता है और बताता है कि उसका टैलेंट है सीखना क्योंकि उसे ना ही गिटार बजाना आता था और ना ही कॉफ़ी बनाना, पर उसने बहुत ही जल्दी ये सब सीख लिया और वो इतना कॉन्फिडेंट ज़रूर था कि अगर वो लोग उसे सिलेक्ट करेंगे तो जियाफान एक अच्छा मॉडल भी बनकर दिखाएगा, जिससे कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन येजिंग उसका डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा देती है और उसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है क्योंकि सिर्फ बातें करने से वो मॉडल नहीं बन सकता था और क्योंकि वो मॉडलिंग बैकग्राउंड से नहीं था तो उसे थ्योरी की नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पर भी जियाफान अच्छे से आंसर कर देता है। फिर मिस लिंगो से आखिरी सवाल पूछती है, वो था कि जियाफान मॉडल क्यों बनना चाहता है, जिस पर वो उन सभी को बताता है कि वो हर रोज़ पैसा कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करता था। उसकी लाइफ एक टनल जैसी थी जहाँ पर उसे बस अंधेरा और लंबा रास्ता ही दिखता था, लेकिन जब वो एक चांस की वजह से और अपनी किस्मत की वजह से उस दिन रनवे पर उतरा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी लाइफ किसी टनल जैसी नहीं बल्कि किसी रनवे जैसी होनी चाहिए जहाँ का रास्ता भले ही छोटा हो पर आखिर में उसे लाइट्स और बहुत सारे लोगों की अप्रिसिएशन मिले और उसे एक होप मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ में हमेशा सपना देख पाए। जो बात सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, पर जियाफान किसी को भी ये नहीं बताता है कि उसे भी अपनी डैड की तरह आई डिजीज़ हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था। वो अब यहाँ पर उन जजेस में बैठे एक इंसान की भी बात करता है और बताता है कि वो पहले मॉडलिंग को सीरियस लेना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन जब उसने उन जजेस में बैठे उस इंसान को एक पुरानी पब्लिश यू मैगजीन में देखा तो जियाफान उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ क्योंकि उस इंसान ने अपने एक ही एक्सप्रेशन से हैप्पीनेस, वीकनेस, पेन और सब कुछ दिखा दिया था। यही असली मॉडलिंग थी जिसमें कोई अपने काम से इमोशन शेयर कर पाए। असल में उस मैगजीन का नाम द वन था, जिसका नाम सुनते ही सभी लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा अजीब एक्सप्रेशन था येजिंग का, जो कि जियाफान को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बस अपना ऑडिशन क्लियर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम येजिंग के बारे में जान पाते हैं जहाँ वो एक इंटरव्यू में अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रही थी जो कि काफ़ी सिंपल और नेचुरल था। पर दूसरी तरफ सिमिन और शुभू यही बातें कर रहे थे कि येजिंग ने इस इंटरव्यू के लिए 2 घंटे तक अपना नो मेकअप लुक क्रिएट किया था, यानी कि जो चीज़ टीवी पर जितनी ईजी दिख रही थी उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था।
प्रेजेंट में हम जियाफान को देखते हैं जो कि ऑडिशन के बाद अपने घर जा रहा होता है। तो उसे बाहर योनिंग मिल जाती है जो कि उसे बताती है कि उसका ऑडिशन बहुत ही अच्छा था, पर उसे द वन मैगजीन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था और वो जल्दी ही जान जाएगा कि द वन मैगजीन के पीछे क्या बात थी। दूसरी तरफ हम यीजिंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर जाते हैं अपनी वार्डरोब से एक बॉक्स ओपन करती है जिसमें उसने द वन मैगजीन की सारी कॉपीज अपने पास रखी हुई थी। असल में उस मैगजीन की फोटोज यीजिंग के फेवरेट थे क्योंकि उस टाइम वो बहुत ही खुश हुआ करती थी, लेकिन अब वो उन्हें देखकर इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो फोटोज जिस इंसान ने क्लिक किए थे वो था जिन युआन जो कि यीजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। इधर जियाफान भी दोंग से उस मैगजीन के बारे में ही पूछता है तो दोंग उसे बताती है कि असल में यीजिंग और जिन युआन एजेंसी में ही मिले थे क्योंकि वो यीजिंग का प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। पर जिस दिन जिन युआन ने द वन मैगजीन के लिए यीजिंग को फोटो क्लिक किए थे उस दिन के बाद से जिन युआन कहीं पर गायब हो गया, इसीलिए द जिन मैगजीन को उसका फाइनल वर्क भी बोला जाता था और यहाँ तक कि वो यीजिंग के एक्सीडेंट के बाद भी उससे मिलने तक नहीं आया और जिन युआन का नाम हर जगह से इस तरीके से हटा दिया गया जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज तक उसका कोई भी पता नहीं चला कि वो आखिर कहाँ पर गायब हो गया। यही वजह थी कि यीजिंग ने द वन की सारी कॉपीज परचेज कर ली थी, यानी कि वो कहीं भी अपनी मैगजीन देखकर उसे याद करना नहीं चाहती थी। लेकिन आज उसे जियाफान ने सब कुछ याद दिला दिया था क्योंकि जियाफान को कहीं से वो मैगजीन की कॉपी मिल गई थी। इसीलिए यीजिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करती हैं और अपने टेबल पर ही रखे एक पेपर प्लेन को देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाफान अपना काम खत्म करके घर पर जाने वाला होता है, पर तभी यीजिंग वहाँ पर आ जाती है। वो जियाफान को देखकर हंस रही थी क्योंकि वो ड्रंक होने की वजह से बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वो उसकी शॉप पर ही सी फूड खाने के लिए आई थी, लेकिन जियाफान उसे बताता है कि उसने शॉप बंद कर दी है। इसकी वजह से यीजिंग उसे जिद करने लग जाती है और टब में रखे लॉबस्टर को भी पकड़ने लग जाती है, जिस बीच वो लॉबस्टर उसकी उंगली पर काट लेता है और जियाफान उसको फर्स्ट एड करता है। यीजिंग अब यहाँ पर सच बताती है कि असल में वो अपनी मैगजीन लेने के लिए आई थी क्योंकि सिर्फ वही एक कॉपी जियाफान के पास थी, इसलिए अब जियाफान उसे अपने घर तक भी लेकर आता है। लेकिन यीजिंग उसके घर के अंदर भी आ जाती है। जब जियाफान उसे मैगजीन देता है तो वो उसे वार्म वाटर लेकर आने के लिए कहती है और जैसे जियाफान अंदर जाता है तब तक वो टेरेस पर वो मैगजीन लेकर चली जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जियाफान से बोलती हैं कि उस मैगजीन को देखने का हक किसी को भी नहीं है क्योंकि वो मैगजीन एक तरह से यीजिंग के लिए इंसल्ट थी और धोखा थी। वह उस मैगजीन को फाड़कर उसके पेपर नीचे फेंक देती है। इसकी वजह से जियाफान उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि यीजिंग इतनी रात को उसके घर आकर ये सब हरकतें कर रही थी, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए कहता है। लेकिन यीजिंग अब भी घर जाने से मना कर देती हैं और जियाफान की डॉग के साथ खेलने लग जाती हैं और अपने लिए नूडल्स बनाने को कहती हैं। इसकी वजह से जियाफान को ये भी करना पड़ जाता है। तब तक यीजिंग उसके मॉम डैड की फ़ोटोज़ देख रही थी जहाँ वो जियाफान की इंसल्ट भी करती है कि उसके मॉम डैड तो इतने गुड लुकिंग हैं तो जियाफान किस पर किया है। वो उसे ये भी कहती है कि उसने आज के राउंड में सबसे कम मार्क्स जियाफान को ही दिए हैं, लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद वो नूडल्स खाती और नोटिस करती हैं कि टेबल पर सिर्फ उसी की मैगजीन पड़ी थी, जिस पर जियाफान झूठ बोल देता है कि ये सब तो उसके फ्रेंड ने उसे दी है। यहाँ पर यीजिंग जियाफान को एक चीज़ भी समझाती है कि वो 25 साल का है, यानी कि उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो सालों तक मॉडलिंग में टिक पाए, इसीलिए वो उसे डेडिकेटेड रहने के लिए कहती है। वो उसे ये भी समझाती है कि उसे मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल मॉडल बन भी गया तो उसे बीमार होने पर और यहाँ तक कि इंजर्ड होने के बाद भी काम करना होगा क्योंकि कोई भी उसके एक्सक्यूजेस और उसके पेन को नहीं समझेगा और बस काम पर ही फोकस करेगा। अब यीजिंग के घर जाने की बारी आ गई थी और जियाफान उसे बाहर तक भी छोड़ने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे बोलती है कि वो इतनी रात को अकेले तो घर पर नहीं जाएगी। इसकी वजह से जियाफान उसे कैब लेकर उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। यीजिंग यहाँ उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है और कैब ड्राइवर भी उसे पहचान लेता है, पर जियाफान उसे बोलता है कि वो यीजिंग नहीं है बल्कि वो तो बस यीजिंग की फ़ैन है, इसीलिए वो उसकी तरह ही ड्रेसअप करती है। वो कैब ड्राइवर को स्लो भी चलाने के लिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यीजिंग की नींद डिस्टर्ब हो। फिर वो उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। अगले दिन अब जब यीजिंग की आँख खुलती है तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आता है कि उसने आखिर कल रात क्या क्या किया, और वो सब याद करके वो काफ़ी एम्बैरस हो जाती हैं। जिसके बाद वो बाहर जाती हैं तो हॉल में मिस लिंग उसका वेट कर रही थी। वो यीजिंग को समझाती है
कि उसे इतनी रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिस लिंग सिर्फ एजेंसी की प्रेसिडेंट होने की वजह से ही नहीं बल्कि यीजिंग की आंटी होने की वजह से भी उसकी फिक्र करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यीजिंग वापस से किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। फिर वो यीजिंग को एक नए प्रोजेक्ट के लिए भी तैयारी करने के लिए कहती है। वो प्रोजेक्ट असल में पहले योनिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट था, जिसकी ड्यूरेशन अब खत्म हो रही थी और पार्टी ये यीजिंग को हायर करना चाहती थी और अपने प्रोडक्ट्स पर उसका फेस चाहती थी। पर यीजिंग ये प्रोजेक्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि वो योनिंग के किसी भी मैटर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ मिस लिंग के हाथ में नहीं था। वो मिलियंस की डील भी रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो यीजिंग के ना चाहते हुए भी उस प्रोजेक्ट के लिए उसे प्रिपेयर रहने को बोलती है और ये भी बताती है कि इस प्रोजेक्ट के साथ यीजिंग को नए मॉडल्स को भी ट्रेन करना है जो कि ऑडिशन में सिलेक्ट होने वाले थे। यानी कि वो 7 लकी लोग सिलेक्ट हो चुके थे जो कि मॉडलिंग एजेंसी में आने के लिए तैयार थे। और मिस लिंग ये जानकर शॉक थी कि जिसके साथ यीजिंग ने इतना रूड बिहेव किया था और जिसे यीजिंग कभी वापस देखना भी नहीं चाहती थी, उसे यीजिंग ने सबसे हाई स्कोर दिए थे और वो इंसान था जियाफान। इसके बाद हम देखते हैं कि योनिंग अपनी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने के लिए मीटिंग में जाती हैं, लेकिन उसे लग रहा था कि वो लोग उसके प्रोजेक्ट को रिन्यू कर रहे हैं और उन्हें अब कोई लग्जूरियस लाइफस्टाइल की जगह कोई हेल्दी मॉडल चाहिए। इसकी वजह से वो उनके सामने अपनी नई फीस भी इंक्रीज करके बताती है और उन्हें बोलती है कि वो उनके लिए कोई भी स्टाइल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इस पर वो लोग भी कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन जब योनिंग वापस से एजेंसी आती है तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में वो लोग उसे टर्मिनेट करने की बात कर रहे थे और वो योनिंग की जगह यीजिंग को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। इसकी वजह से योनिंग को यीजिंग और मिस लिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये सब चीज़ें मो के बारे में उसके साथ शेयर कर रही थी, जहाँ पर मो बार बार मिस लिंग और यीजिंग की साइड ले रहा होता है। ये देखकर योनिंग नोटिस कर लेती है कि शायद मो यीजिंग को पसंद करता है, क्योंकि पहले तो जिनवान की वजह से वो यीजिंग को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पाया था, लेकिन अब वो उसे सीक्रेटली लाइक करता था क्योंकि उसे एजेंसी में लाने वाली वही थी। पर मो इस बात से डिसएग्री करके वहां से चला जाता है, जहां वो मिस लिंग को भी मैसेज करके बता देता है कि उसने योनिंग को हैंडल कर लिया है। इधर यीजिंग सोच रही होती है कि उसे जियाफान को नूडल्स के लिए थैंक्स बोलना चाहिए या फिर उसे कल रात डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहना चाहिए, लेकिन तभी उसे शुभो का मैसेज आता है। शुभो उसे बताता है कि कल करेक्ट 3 बजे रिजल्ट लिस्ट आउट हो जाएगी, इसीलिए अगले दिन यीजिंग जल्दी से एजेंसी पहुंच जाती है और वो खुद लिस्ट चेक करती है कि उसमें जियाफान का नाम है या फिर नहीं। दूसरी तरफ जियाफान शॉप पर काम कर रहा होता है, साथ ही साथ वो डोंग की हेल्प से थ्योरी भी पढ़ रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि वो सिलेक्ट हो चुका है, जिसे देखकर जियाफान और डोंग दोनों ही डांस करने लग जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी खुश था। जहाँ पर जियाफान के डैड भी दूर से जियाफान को इतने टाइम बाद हंसते हुए देखकर खुश होते हैं। रात को अब जियाफान अपने डैड के साथ डिनर कर रहा होता है। उसके डैडू से थोड़े से अपसेट थे क्योंकि जियाफान ने उन्हें नहीं बताया था कि उसने अपने आई चेकअप भी करवा लिया था और उसे भी वही रेयर डिजीज़ थी। इसकी वजह से उसके डैड चाहते थे कि वो मॉडलिंग और शॉप वगैरह संभालना सब कुछ छोड़ दे और घर पर ही रहे, क्योंकि अगर वो कहीं पर बाहर जाएगा तो उसे हमेशा गिरने का या फिर कुछ भी गलत होने का डेंजर रहेगा। तब जियाफान अपने डैड को समझाने लग जाता है कि उनकी रेयर डिजीज़ वैसे भी क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि वो उसके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहने वाली थी और धीरे धीरे असर करने वाली थी। तो अभी जियाफान को उससे कोई भी खतरा नहीं था और वो इस डिजीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके डैड नहीं मानते और वो ये तक बोल देते हैं कि ये सारी गलती उनकी और जियाफान की मॉम की है, क्योंकि उसके डैड ने ये बीमारी उनको हेरिट कर दी थी। ये सुनकर जियाफान को गुस्सा आता है। वो डिनर किए बिना ही वहाँ से चला जाता है और गुस्से में बाहर जाकर काफ़ी तेज़ रनिंग करता है, क्योंकि उसे ये सब सोच सोच कर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उसके डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है और वो डिजीज़ धीरे धीरे उसे अंधेरे में भी लेकर चली जाएगी। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब वो भागते भागते वापस से ब्लाइंड होकर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि भले ही जियाफान की आईसाइट जाने वाली थी पर वो अब भी दिन में अपना कोई भी काम कर सकता था, तो उसे नर्वस नहीं होना चाहिए। लेकिन जियाफान ने डिसाइड कर लिया था कि वो मॉडलिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसके साथ साथ अपने डैड का भी ख्याल रखना था। इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठकर यही सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसे डोंग, शोबो और बाकी सभी लोगों के मैसेज आ रहे थे जो कि उसे याद दिला रहे थे कि अगर वो कल टाइम पर नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जियाफान तो अब जाना ही नहीं चाहता था। दूसरी तरफ यीजिंग भी हॉस्पिटल के बाहर से गुजर रही होती हैं और सेमिन और शुभो भी जियाफान की बात कर रहे थे कि वो कितना अच्छा चांस मिस कर रहे हैं और इस बार वो डिस्क्वालीफाई ज़रूर हो जाएगा। लेकिन तभी यीजिंग कार रुकवाकर हॉस्पिटल के बाहर ही उतर जाती हैं, क्योंकि उसे अपने नी का ट्रीटमेंट करवाना था, जहाँ पर डॉक्टर उसे हील्स पहनने
से मना करती है क्योंकि हील्स की प्रेशर की वजह से उसकी नीज में फ्लूइड इकट्ठा हो गया था। पर वो बोलती है कि जिस तरीके से डॉक्टर के लिए वाइट कोट ज़रूरी है वैसे ही मॉडल्स के लिए हील ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान रखेगी। फिर वो बाहर आकर जियाफान को भी कॉल करती है क्योंकि उसका कल से कोई भी पता नहीं था। तभी यीजिंग को पास से ही रिंगटोन की आवाज़ आती है। जब वो देखती है तो जियाफान नीचे ही बेंच पर बैठा हुआ था। वो यीजिंग का कॉल भी कट कर देता है तो यीजिंग उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि वो उसका कॉल कट कैसे कर सकता है और वो ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं जा रहा। जियाफान उसे बोलने लग जाता है कि उसे अब मॉडलिंग नहीं करनी है क्योंकि वो उसे अब बहुत आसान और बोरिंग लग रहा है। वो तो बस यीजिंग को दिखाना चाहता था कि वो अनप्रोफेशनल होकर भी कितना आगे आ गया। जो कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यीजिंग फिर भी उसे समझाती है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उसे ज़िंदगी भर रिग्रेट हो और उसे ट्रेनिंग में जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है। वहाँ पर बिदोंग पहले से उसका वेट कर रही थी और जियाफान के आते ही वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि आखिर वो क्या चाहता है, वो ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आ रहा है। इस पर जियाफान उसे भी गुस्से में यही सब कहता है कि वो गिव अप कर रहा है और उसे मॉडलिंग नहीं करनी। फिर वो खुद को रूम में बंद कर लेता है। दोंग उसे यहाँ पर बहुत समझाती है कि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर अगर वो किस चीज़ से परेशान है तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। वो लोग कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। फिर भी जियाफान कोई भी जवाब नहीं देता और दोंग इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यहाँ वो जियाफान से बोलती है कि उसने उसके लिए अपनी स्टाइलिस्ट की जॉब छोड़ दी क्योंकि वो उसकी स्टाइलिस्ट बनना चाहती थी और उसने 2 महीने जियाफान के लिए कितने ज़्यादा मेहनत की थी, पर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। इसकी वजह से गुस्सा होकर वो चली जाती है। जाते जाते वो उसके डैड को भी बताकर जाती है कि जियाफान मॉडलिंग खुद के साथ साथ अपने डैड के लिए भी करना चाहता था ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर पाए और सिर्फ जियाफान के डैड ही थे जो कि उसे अब समझा सकते थे। इसीलिए ये काम दोंग उसके डैड पर छोड़कर चली जाती हैं और जियाफान के डैड उससे बात करने भी जाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता। वो अपने रूम में से सारे मॉडल्स के पोस्टर हटाकर रोने लग जाता है क्योंकि वो भी गिव अप नहीं करना चाहता था। उसे भी अपनी मेहनत याद आ रही थी कि किस तरीके से उसे अपना फोटोशूट करवाया और रनवे की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अब वो खुद ही अपनी ड्रीम पर गिव अप कर रहा था और रनवे वाली लाइफ के बजाय टनल वाली लाइफ में वापस जा रहा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि दोंग अपनी मॉम से पूछती है कि क्या जियाफान काम पर नहीं आएगा और उसने सच में गिव अप कर दिया है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि जियाफान के डैड ने पहले ही जियाफान के लिए लीव ले ली थी क्योंकि उन दोनों को हॉस्पिटल जाना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफान रेडी होकर शॉप के लिए जा रहा होता है, पर उसके डैड उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि अब जियाफान की छुट्टी है। वो उसे अब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठाते और बताते हैं कि आज उनके सपने में जियाफान की मॉम आई थी और वो ज़रूर जियाफान की डैड से डिवोर्स लेने आई थी क्योंकि वो जियाफान को मॉडलिंग करने से रोक रहे थे। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को एक बस से अपनी ट्रेनिंग लोकेशन पर जाता हुआ देखते हैं। उन्हें गाइड कर रहे थे दिंगचैन और हावरान, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों से पूछते हैं कि वो तो 7 लोग सिलेक्ट हुए थे तो अब 6 कैसे बच गए। इस पर दिंगचैन बोलते हैं कि उनके एक कंटेस्टेंट ने जर्नी स्टार्ट करने से पहले गिव अप कर लिया। यही वजह थी कि उन्हें सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बस के पीछे यीजिंग की कार भी थी। तभी उनकी कार के सामने से एक बाइक राइडर निकलता है जो कि काफ़ी फास्ट था और उन सभी को लगता है कि कहीं वो जियाफान तो नहीं। जिसके बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं और योनिंग ने भी नोटिस कर लिया था कि जियाफान उनके साथ नहीं आया है, इसलिए वो यीजिंग को हारता हुआ देखकर खुश होने वाली थी, लेकिन वो उसे समझाता है कि उसने सबसे पहले तो यीजिंग के साथ उस दिन बैक स्टेज में वो सब किया था और अब वो उसके पीठ पीछे उसकी इतनी बुराई कर रही थी, जबकि अब तो यीजिंग से सिंसियरली उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो मिस लिंग उसे एजेंसी में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। पर फिर भी योनिंग माफ़ी मांगने से मना कर देती है। फिर सभी लोग अपनी फर्स्ट क्लास के लिए चले जाते हैं और यीजिंग सभी लोगों को स्टाइल करना सिखा रही थी, जहाँ वो ये भी कहती है कि वो सारे कंटेस्टेंट में से किसी एक को अपना मॉडल बनाकर सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। तभी अचानक से वहाँ पर जियाफान आ जाता है जो सबसे पहले आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और यीजिंग उसे बोलती है कि वो क्लास के लिए लेट है तो वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। इस पर यीजिंग बताते हैं कि वो लोकेशन पर टाइम पर आ गया था, वो बस अपनी क्लास के लिए ही लेट है तो वो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। और इन सब का प्रूफ थी मिस लिंग, क्योंकि उन्होंने जियाफान को क्लास के डायरेक्शन बताए थे। इसकी वजह से अब सभी लोग जियाफान को अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेते हैं और शुबो जियाफान से बोलता है
कि येजिंग को मॉडल की ज़रूरत है तो वो उसका मॉडल क्यों नहीं बन जाता। ये सब कुछ दूर से मिस लिंग देख रही थी। असल में जब जियाफान लोकेशन पर पहुंचा था तो मिस लिंग उसे बाहर ही मिल गई थी और वो ये भी जानती थी कि जियाफान को वही रेयर डिजीज़ है, पर फिर भी वो उसे एजेंसी में लेकर आना चाहती थी क्योंकि उसे जियाफान के अंदर पोटेंशियल दिख रही थी। लेकिन उसके साथ साथ जियाफान की बैक स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो कि आगे मिस लिंग के लिए काम आ सकती थी। फिर हम देखते हैं कि येजिंग जब जियाफान को मेकओवर करने से मना कर देती है तो जियाफान उसका मेकओवर करता है और वो सबसे पहले येजिंग को एक हेयर बैंड पहनाता है और हील्स की जगह उसे शूज़ पहनाता है ताकि वो कंफर्टेबल हो पाए। ये देखकर येजिंग भी खुश हो जाती है। सभी लोगों को अब जियाफान का स्टाइल भी पसंद आता है और क्लास खत्म होने के बाद येजिंग जियाफान से पूछती है कि एकदम से उसका माइंड कैसे चेंज हो गया और वहाँ पर कैसे आ गया। चाहे जियाफान उसे थैंक्स करता है क्योंकि वो येजिंग की वजह से ही वहाँ पर आया था और अगर वो उस दिन उसे शो पर रनवे पर नहीं जाने देती और उसके साथ इतना रूड बिहेव नहीं करती तो आज वो सिर्फ सी फूड ही सेल कर रहा होता। असल में वो येजिंग की इंस्पिरेशन लेकर ही वहाँ पर आया था। वो यही चाहता था कि येजिंग हमेशा उसे इसी तरह सब कुछ सिखाती रहे, पर जियाफान उसे अपनी रेयर डिजीज़ के बारे में नहीं बताता क्योंकि ये चांस उसे मिस लिंग ने दिया था और वो चाहती थी कि जियाफान कुछ टाइम के लिए अपनी इस डिजीज़ को सीक्रेट ही रखे। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि असल में जियाफान ट्रेनिंग के लिए इसीलिए आया था क्योंकि जब वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तब उसके डैड ने उसे उसकी मॉम के बारे में बताया कि जियाफान की मॉम अपनी ड्रीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी, पर उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं जो कि आज जियाफान को मिल रही थी। इसीलिए उसके डैड चाहते थे कि जियाफान इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे और वो जो भी रास्ता चुने उसमें वो अपने दिल से मेहनत करे, क्योंकि अगर जियाफान के डैड उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो मरने के बाद उसकी मॉम को क्या एक्सप्लेन करेंगे। वो बस जियाफान को अपनी और अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करते हुए देखना चाहते थे। इसी वजह से जियाफान ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल गया था क्योंकि जब तक उसके डैड अलाउ नहीं करते तब तक वो मॉडलिंग नहीं कर सकता था। फिर हम मिस लिंग और मो को देखते हैं जहाँ पर मो चाहता था कि मिस लिंग अपनी एजेंसी से थोड़ा सा ब्रेक ले क्योंकि वो उसकी चिंता करते थे, पर मिस लिंग मो को एक नया टास्क देती है कि उसे योनिंग पर तो नज़र रखनी है लेकिन उसके साथ साथ मो को जियाफान को भी ट्रेन करना होगा क्योंकि जियाफान बिल्कुल उसी की तरह था और सिर्फ मो ही था जो कि उसके लिए सूट हो सकता था। अगर मिस लिंग मो को एजेंसी का टॉप मॉडल बना सकती थी तो वो जियाफान को भी एजेंसी में लेकर आ सकती थी। ये सुनकर मो को थोड़ा सा जेलस फील होने लग जाता है क्योंकि मिस लिंग उसकी जगह अब जियाफान को अपनी प्रायोरिटी बना रही थी। मिस लिंग वहाँ से चली जाती है और मो को यूनिंग का कॉल आ जाता है जिसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आज क्लास में क्या हुआ। वो मो को येजिंग का थोड़ा ध्यान भी रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़रूर येजिंग और जियाफान एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए येजिंग जैसी रूड लड़की भी जियाफान के साथ इतना स्वीट बिहेव कर रही थी। ये सुनकर वो फ़ोन कट कर देता है। अब जब वो अपनी रूम तक जा रहा था तो बाहर ही उसे जियाफान मिल जाता है। जियाफान उसे अपने आज के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था, पर मो उसे एडवाइस देता है कि वो हर बार इन सब चीज़ों को हल्के में ना ले क्योंकि वो लोग भी उसके ऐसे बिहेवियर को कुछ लिमिट तक ही टॉलरेट कर सकते थे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आप सभी कंटेस्टेंट को सुबह सुबह जल्दी ही टास्क लोकेशन पर बुलाया जाता है और उन सबको नॉर्मल टी शर्ट और शॉर्ट्स में बुलाया गया था। इसकी वजह से वो सब काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनका तो सारा चार्म ही चला गया। लेकिन तभी येजिंग उनके सामने आती है। वो भी अपने नॉर्मल आउटफिट में थी लेकिन फिर भी वो इतनी चार्मिंग लग रही थी। वो सभी को पूल साइड पर जाने के लिए कहती है, पर जियाफान उसके साथ अकेला वहीं पर रुक जाता है और वो उसकी तारीफ भी करता है। वो उसे बोलता है कि उसे ये स्टाइल सूट करता है क्योंकि येजिंग ने वही हेयर बैंड लगाया हुआ था जो कि उसे जियाफान ने कल पहनाया था। दोनों भी अब पूल साइड पर जाते हैं। यहाँ पर योनिंग कंटेस्टेंट को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स भी दे रही थी, पर जियाफान उससे गिफ्ट नहीं लेता। और जब वो पूछती है कि जियाफान को वापस से आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला तो जियाफान बोलता है कि वो किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता था और वो इंसान कौन था ये वो सीक्रेट ही रहने देता है। जिसके बाद मिस लिंग और एजेंसी के सीनियर्स इन सभी कंटेस्टेंट को बताते हैं कि वो लोग इन सभी के बहुत सारे टेस्ट लेंगे और उनको 100% डेडिकेशन और इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करना होगा क्योंकि इन फ्यूचर वो लोग एजेंसी का फेस भी बनने वाले थे। यहाँ पर मिस लिंग उन्हें उनके पहले टास्क के बारे में बताती है। वो था रनवे जो कि पूल के ऊपर बना हुआ था और उन सभी को अपने बैलेंस और फोकस के साथ उस पर वॉक करना था। उन लोगों को फ्लोट कर रहे रनवे पर बैलेंस बनाकर चलना था, भले ही उन्हें गिरने पर एलिमिनेट नहीं किया जाएगा
लेकिन अगर किसी ने पूरे रनवे पर वॉक कर लिया तो वो लोग उसे 50,000 कैश रिवॉर्ड देंगे। जिसके बाद सारे कंटेस्टेंट वॉक करना शुरू करते हैं और सब एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन उसमें से ज़ोलू अपनी मार्शल आर्ट बॉडी की वजह से रनवे कंप्लीट कर लेती है। जिसके बाद बारी आती है जियाफान की। वो भी काफ़ी अच्छा वॉक कर रहा था, पर वो भी डिस्ट्रैक्ट होकर गिर जाता है, यानी कि इस टास्क की विनर थी ज़ोलू। फिर वो लोग अब पैकअप करने वाले थे, तभी यीजिंग की नी में पेन होने लग जाता है। इसकी वजह से वो अपने रूम में जाने वाली थी, पर योनिंग उससे रोक लेती है और बोलती है कि उन लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क से वो रनवे बनाया है और ये सिर्फ एक ही लड़की उसे क्रॉस कर पाई, जो कि सही नहीं था। इसलिए योनिंग चाहती थी कि एजेंसी की टॉप मॉडल भी उस पर वॉक करे और कंटेस्टेंट को दिखाए। इसकी वजह से यीजिंग को उसका चैलेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो रनवे पर वॉक करना शुरू करती है, जो कि अब तक की बेस्ट वॉक थी, लेकिन लास्ट में आते आते उसकी नी में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो वॉक करती रहती है। इसकी वजह से उसकी नी में काफ़ी तेज दर्द हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। यहाँ वो दर्द की वजह से स्विमिंग भी नहीं कर पा रही थी और बेहोश हो गई थी, जो देखकर जियाफान जल्दी से पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है और उसे बचा लेता है। यीजिंग की जब आँख खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है और उसके सामने बैठी थी मिस लिंग, जो यीजिंग को बताती है कि उसे जियाफान ने बचाया था और वो दोनों इवन हो गए, क्योंकि यीजिंग ने भी जियाफान की मदद की थी। जिसकी वजह से अब दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर रखना था, क्योंकि मिस लिंग नहीं चाहती थी कि कोई जियाफान और यीजिंग के बारे में गॉसिप करे। असल में मिस लिंग जियाफान को प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो उसे कॉन्टेस्ट पास करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में उतारने वाली थी, क्योंकि वो यंग था। जो सुनकर यीजिंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी आंटी उसकी फिक्र नहीं कर रही थी। वो मिस लिंग से ये भी बोलती हैं कि अगर सच में मिस लिंग को अब यीजिंग की फिक्र नहीं है तो वो उसे उसकी मॉम से मिलने क्यों नहीं देती है और हमेशा अपने आसपास ही यीजिंग को क्यों रखती है। इस पर मिस लिंग कोई भी जवाब नहीं देती और वो अकेले में जाकर ड्रिंक करती हैं, जहां वो जियाफान के डिसीज़ के बारे में भी पढ़ती हैं। दूसरी तरफ जियाफान अब भी रनवे प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बार बार पानी में गिर रहा था। यीजिंग भी उसे अपने रूम से देख लेती है और नीचे जाकर उसे सिखाती है कि उसे अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, तभी वो वॉक कर पाएगा। इसके बाद वो यीजिंग के बताए हुए तरीके से वॉक भी कंप्लीट कर लेता है और यीजिंग को थैंक्स कहता है। इसके साथ साथ वो उसकी नीज की कंडीशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। फिर वो वापस से जियाफान को गलती से पानी में गिरा देती है और जियाफान यीजिंग को समझाता है कि उसे कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी बॉडी ही खराब होगी तो वो इतने सारे फेम और मनी का क्या करेगी। वो यीजिंग को ये भी कहता है कि वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम से भागने के लिए खुद को बिजी रखती है, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे उन प्रॉब्लम्स को फेस करके ख़त्म कर देना चाहिए। जो बात यीजिंग को भी टच कर जाती है। वो जियाफान को अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए कहती हैं। जब वो दोनों साथ में वहाँ से जा रहे थे तो योनिंग उन दोनों को दूर से देखकर उनका फ़ोटो क्लिक कर लेती है और मो को सेंड कर देती है, लेकिन मो उस वक्त मिस लिंग के साथ होता है, क्योंकि मिस लिंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो उसे वापस लेकर जाना चाहता था। जहाँ वो मिस लिंग से पूछता भी है कि आखिर उसका जियाफान को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि मिस लिंग को भी लेट आने वाले और अनप्रोफेशनल लोग पसंद नहीं थे, तो वो जियाफान को इतना फेवर क्यों कर रही थे। इस पर मिस लिंग मो को ही बोलने लग जाती हैं कि क्या वो जियाफान की जगह या फिर यीजिंग की जगह लेना चाहता है, पर मो असल में ये सब नहीं करना चाहता था और ना ही उसे कोई सुपर मॉडल बनना था, क्योंकि वो तो बस ये चाहता था कि मिस लिंग उसे नोटिस करे, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। पर मिस लिंग उसे ये सब सोचने के लिए मना कर देती है और बताती है कि मो उसके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो सुनकर वो हर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मिस लिंग की केयर कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। अगले दिन फिर हम जियाफान और यीजिंग को कार में देखते हैं। ये दोनों कल रात कार में ही सो गए थे। जियाफान यहाँ पर यीजिंग के जागते ही उसे बताता है कि उसका मेकअप उतर चुका है, तो यीजिंग उसे बोलती है कि उसने कल मेकअप किया ही नहीं था और वो इतनी ही सुंदर है। यीजिंग फिर जियाफान को जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज सारे कंटेस्टेंट को जल्दी अगले टास्क के लिए जाना था। तभी वहाँ से 2 कंटेस्टेंट क्रॉस भी हो जाते हैं। इसकी वजह से यीजिंग अपने आप को जियाफान की टी शर्ट से कवर कर लेती है और जियाफान को जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो स्माइल कर रही थी। दोनों अब साथ में सनराइज होता हुआ देखने में बीच पर जाते हैं, जहाँ पर यीजिंग उसे बता रही थी कि आज उन्हें सनराइज नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पर बारिश होने वाली थी। इस पर जियाफान उसके साथ मजाक करता है और बोलता है कि अगर यीजिंग सन नहीं देख पाएगी तो जियाफान उसके लिए सन बन जाएगा और उसे अपनी लाइट दे देगा। ये कहकर वो उसे अपनी 3 साल पहले वाली स्टोरी बताता है कि 3 साल पहले उसके डैड का भी विजन खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और तब उसे अपने डैड की डिजीज के बारे में पता चला था। उसके डैड जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो जियाफान हर रोज सनराइज देखने के लिए
हॉस्पिटल के टेरेस पर जाया करता था, पर उस टाइम बारिश होने की वजह से उसे सनराइज नहीं दिखता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा रहा था। लेकिन तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने लिए और अपने डैड के लिए एक बकेट लिस्ट बनाएगा। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो उन छोटी छोटी विशेस को पूरा करेगा। पर हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही उसकी वो बकेट लिस्ट वाली शीट ही कहीं पर खो गई। ये सुनते ही यिजिंग थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो जियाफान से उस लिस्ट में लिखी हुई कुछ स्वीट विशेस के बारे में पूछती हैं। और जब जियाफान ऊपर की 2 विशेस बताते हैं कि उसे ज़िंदगी में एक बार ओशन से सनराइज होते हुए देखना था और उसे अपने डैड के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए जाना था, जो सुनते ही बाकी की विशेस यिजिंग उसे बता देती हैं, क्योंकि वो शीट 3 साल पहले यिजिंग को ही हॉस्पिटल में मिल गई थी, क्योंकि उस वक्त उसका भी कार एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ उसे सब लोगों ने ये भी बोल दिया था कि वो हमेशा ही डिसेबल रह जाएगी और वो लाइफ में अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से यिजिंग अपनी लाइफ से गिव अप करने वाली थी। लेकिन जब वो लिस्ट उसके पास उड़कर आई तो उन छोटी छोटी विशेस को देखकर उसे समझ में आया कि कोई इंसान उन छोटी विशेस के लिए और कोई छोटी छोटी खुशियों के लिए भी जीना चाहता है, और यिजिंग एक एक्सीडेंट की वजह से गिव अप नहीं कर रही थी। यही वजह थी कि आज वो वापस से कम बैक कर पाई थी और अब तक जिंदा थी, क्योंकि उस इंसान ने ही यिजिंग को नई लाइफ दी थी। और वो पेपर भी यिजिंग ने अभी तक अपने रूम में एक पेपर प्लेन बनाकर संभाल के रखा हुआ था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो इंसान जिसने बकेट लिस्ट बनाई थी वो असल में जियाफान था। इतने टाइम से वो यिजिंग के पास ही था, जिसके लिए वो जियाफान को थैंक्स भी करती हैं, लेकिन जियाफान भी उसे वहाँ पर थैंक्स करने लग जाता है, क्योंकि उसी की वजह से ये आज उसकी फर्स्ट विश पूरी हो गई थी, जो कि ओशन से सनराइज देखने की थी। तभी वहाँ पर ब्यूटीफुल सनराइज हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पानी के साथ खेलते हुए एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद जियाफान यिजिंग को ड्रॉप करने के लिए जाता है, पर यिजिंग की भी एक विश थी और वो अपने होटल और अपने घर के अलावा भी कहीं पर अपनी नींद पूरी करना चाहती थी। इसीलिए जियाफान उसका सीट बेल्ट उतार देता है। वो उसकी सीट पीछे करके उसे सुला भी देता है। वो यिजिंग के थोड़ा सा क्लोज भी आ गया था और उसे देखकर कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, क्योंकि शायद वो अब यिजिंग को पसंद करने लग गया था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग से वापस आ चुके थे और मिस लिंग अपनी एजेंसी के लिए ब्रांड्स को चेक कर रही थी, जहाँ पर उसकी नज़र एजेंसी में ही किसी पर पड़ती है और वो अपने असिस्टेंट से कहती हैं कि यिजिंग को कुर्जिन एजेंसी आने की ज़रूरत नहीं है, उसे घर पर ही रेस्ट करना चाहिए। यानी कि मिस लिंग किसी को यिजिंग से दूर रखना चाहती थी। दूसरी तरफ यिजिंग भी अपने घर पर रेस्ट कर रही होती हैं, जहाँ उसे एजेंसी के ग्रुप में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसे योनिंग के रेचल प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था, लेकिन अब भी यिजिंग का उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना बाकी था। इसकी वजह से योनिंग भी कंपनी जाकर यिजिंग से मिलने की कोशिश करती है और सुबह से यिजिंग के बारे में पूछती है। सुबह उस टाइम यिजिंग से ही बात कर रहा होता है, इसलिए फ़ोन योनिंग को दे देता है, जहाँ पर वो यिजिंग को ना चाहते हुए भी सॉरी कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो यिजिंग से रिक्वेस्ट करेगी तो यिजिंग उसके प्रोजेक्ट को साइन करने से मना कर देगी। लेकिन ये सब यिजिंग के हाथ में नहीं था, इसलिए वो योनिंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहती हैं और ब्रांड ने यिजिंग को सिलेक्ट किया है। तो योनिंग यहाँ पर गुस्से में शुभो का फ़ोन ही तोड़ देती है और इतना तक कह देती है कि मिस लिंग यिजिंग की आंटी होने की वजह से ऐसा कर रही थी और वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगी, जो चीज़ पीछे से आकर मिस लिन भी सुन लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि योनिंग अपनी पार्किंग में जाकर बहुत रोती हैं। वो किसी एजे नाम के इंसान से कांटेक्ट भी करती हैं। दूसरी तरफ जियाफान घर पर जाता है तो दोंग और उसकी मॉम जियाफान के डैड के साथ मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं। उन्होंने जियाफान के लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी, जहाँ पर वो लोग उसको गिफ्ट्स भी देते हैं। डैड यहाँ पर जियाफान को एक स्केल गिफ्ट करते हैं ताकि जियाफान लाइफ टाइम एक ही रास्ते पर चलना सीखे। जिसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और वॉक करने की प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी कि वो लोग जियाफान के लिए काफ़ी खुश थे और उसके साथ साथ उसके स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ यिजिंग अपने घर पर अकेली होती हैं, तभी उसे मिस लिंग मिलने के लिए आ जाती हैं। वो उसे समझाती है कि यिजिंग को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए। वो यिजिंग से कुछ बोलना भी चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। इसकी वजह से यिजिंग बोलती हैं कि अगर मिस लिंग उसे वो बात नहीं बताएगी तो यिजिंग को नींद नहीं आएगी। इसलिए मिस लिंग उससे पूछती है कि अगर यिजिंग की मॉम उसे अपने साथ अब्रॉड लेकर चली जाती फिर भी क्या वो मॉडलिंग को चूज़ करती, क्योंकि यिजिंग मॉडल बनने के लिए ही बॉर्न हुई थी और वो काफ़ी टैलेंटेड थी। जिसकी वजह से मिस लिंग नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने पास 3 इयर्स भूल जाए कि उसने मॉडल बनने के लिए कितनी मेहनत करी थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। असल में मिस लिंग दिन वाले इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी, जहाँ पर उसने एजेंसी में किसी को देखा था और मिस लिंग को शक था कि वो इंसान कहीं यिजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड जेन्युइन ना हो, क्योंकि अगर इतने सालों बाद वो वापस से अपीयर हो गया तो ये जिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनिंग एजे से मिलती है। असल में एजे वही रिपोर्टर था जिसने उस दिन ये जिंग का इंटरव्यू लेना चाहा था और उसे वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश भी करी थी। योनिंग उसे ये जिंग और जियाफान की वही साथ वाली फोटो दिखाती है और बोलती है कि एजे उन दोनों को एक्सपोज कर दे कि दोनों रात को साथ में थे, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो फोटो वैसे भी क्लियर नहीं थी और अब वो यीजिंग के मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो योनिंग को वो फोटो पब्लिश करने से मना कर देता है। तो योनिंग गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि वो यीजिंग के अगेंस्ट और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस निकालेगी और अगर एजे उसका साथ नहीं देगा तो योनिंग के पास और भी ऑप्शन है। जिसके बाद यीजिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेचल ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। जियाफान को भी आज एजेंसी में डेब्यू मिल चुका था, जहां पर यीजिंग पहले तो एजेंसी से घर के लिए निकल जाती हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियाफान भी एजेंसी में है तो वो अपनी कीज ऑफिस में ही भूल जाने का बहाना करके शुभ के साथ वापस से एजेंसी चली जाती है। जहां उसे लिफ्ट में से बाहर निकलते ही जियाफान दिखता है तो वो शुभ को लिफ्ट से निकालकर जियाफान को अंदर बुला लेती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है। वो उसे ये भी कहती है कि जियाफान के घर के पास एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ का चिकन जियाफान को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उसके बकेट लिस्ट में भी थी। इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी क्योंकि वो जियाफान के साथ वहाँ पर जाना चाहती थी। इस पर वो उसे इरिटेट करने के लिए मना कर देता है और घर जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर पार्किंग में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कार लेकर निकल रही होती है तो जियाफान भी कार में बैठ जाता है और दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाकर स्पाइसी चिकन खाते हैं। जियाफान उससे बोलती है कि उसकी विश पूरी हो गई, तो वो खुश क्यों नहीं दिख रहा है। इस पर जियाफान बताता है कि उसकी विश सिर्फ उस रेस्टोरेंट में चिकन खाने की नहीं थी, बल्कि उसकी विश उस रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिकन खाने की थी। ये सुनकर यीजिंग के गले में खाना ही फंस जाता है और वो जैसे ही ग्लास से पानी पीती है तो जियाफान उसे बताता है कि वो ग्लास उसका झूठा था, जिससे कि यीजिंग और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर जियाफान उससे पूछता है कि यीजिंग जैसी मॉडल को इतना स्पाइसी खाना तो नहीं खाना चाहिए, पर वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर खाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और उसका स्ट्रेस भी चला गया। रही बात उसकी कैलोरीज की, तो वो दोनों खाना खाने के बाद साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे, इसीलिए अब दोनों वॉक पर जाते हैं और यीजिंग बताती है कि वो दोनों टोटल 3 किलोमीटर वॉक करेंगे। इसीलिए वहाँ पर जियाफान यीजिंग के शूज़ को ठीक करने लग जाता है। यीजिंग भी उसे ही देख रही थी क्योंकि वो इतनी खुश और रिलैक्स पहले कभी भी नहीं थी। जियाफान अब यहाँ पर अपना हाथ यीजिंग के हाथ से बांध लेता है और बताता है कि अब वो दोनों सिंक में वॉक करेंगे, इसलिए वो दोनों काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई और छुपकर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, यानी कि उन दोनों को एक्सपोज करना चाहता था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।